और जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसको लगभग 3-4 चैप्टर में इसके जितने भी रूल्स वगैरह थे वो सारे हमने कवर किए थे और पढ़ाई की थी उन सब की। और आज उनको कहीं न कहीं हमको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की ज़रूरत है। फ़ोन को वर्टिकल रख लीजिएगा ऐसे, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगी आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द अरेबियन नाइट्स हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। तो जो अरेबियन नाइट्स है उसके अंदर बहुत सारी क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। किनके लिए? यंग रीडर्स के लिए, जो जवान है या यंग बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए। देखिए, यंग का ना बेसिक मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। यंग का मतलब क्या है? जवान भी होता है, और यंग का मतलब ना छोटा भी होता है। तो आप देखेंगे यंग रीडर्स में या जवान रीडर्स का मतलब नहीं है, यंग रीडर्स में मतलब है जो बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं रीडर्स है। और आपको नहीं पता है अरेबियन नाइट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं। एक आपने एक वो देखा होगा जिसमें कहीं ना कहीं ये आपने सुना होगा, अलिफ लैला। पहले टीवी पे आता था अलिफ लैला। और आपने सुना होगा हातिम ताई। ठीक है, हातिम ताई, अली बाबा 40 चोर, ये आपने सब सुना होगा। तो ये जितने भी स्टोरीज हैं, ये कहीं ना कहीं अरेबियन नाइट्स एक किताब है, उस किताब में लिखी गई हैं सारी स्टोरी। जैसे ही इंडिया में आप देखेंगे पंचतंत्र की कहानियां है ना, पंचतंत्र की कहानियां जो प्रेमचंद ने लिखी हैं, मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है पंचतंत्र, ऐसे ही एक बुक है अरेबियन नाइट्स। उस अरेबियन नाइट्स में ये सारी कहानी है, चाहे वो अलिफ लैला हो, या फिर वो आपकी कहीं ना कहीं अलादीन का चिराग हो, या फिर आपका हातिम ताई है, या फिर आपका कहीं ना कहीं जो ये स्टोरी है, ये सब कहाँ है? अरेबियन नाइट्स में लिखी हुई है। तो अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, बुक का। उसका नाम ही क्या है? अरेबियन नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है। और वो बुक कितनी है? वो बुक है एक, सिंगुलर। वो जब एक ही बुक है माय डियर, तो ये कह रहे हैं एक बुक के अनुसार ये जो हैव लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। इस हैव की जगह पे क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। यस, हैज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक का नाम जो है वो एक सिंगुलर बुक है, और सिंगुलर बुक होने की वजह से वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। भले ही इसमें नाइट्स लिखने से वो प्लूरल हो जा रही है, भले ही वो नाइट्स लिखने से प्लूरल हो जा रही है, लेकिन माय डियर, जो भी चीज अगर किसी का नाम ही प्लूरल है, तो नाम किसी भी चीज का हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो नाम जब सिंगुलर होता है तो ये कहते हैं वर्ब भी उसके साथ, हाँ, वर्ब भी उसके साथ हैज आएगी। तो यहाँ हैज आ गया। दूसरा कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि लॉट ऑफ, आपको मैंने बताया था प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, इन सब के बाद नाउन किस में आना चाहिए? प्लूरल में आना चाहिए। तो आप देखोगे लॉट ऑफ के बाद जो नाउन आया है इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये जो स्टोरीज है ये ऑलरेडी किस में है? प्लूरल में है। तो ये वाली बात भी सही है। आप ऐसे चेक करेंगे जब आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो आप ऐसे जब चेक करेंगे कि हाँ लॉट ऑफ भी मैंने कहीं कुछ पढ़ा था, उसको फिर चेक करेंगे अपने नोट्स से, तो आपको मिलेगा कि हाँ लॉट ऑफ के बाद भी कहीं ना कहीं ये चीजें बताई गई। तो लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो आपने देखा स्टोरीज लिखा हुआ है, प्लूरल है। तो दैट इज अरेबियन नाइट्स सिंगुलर नाम है, इसीलिए उसके सामने क्या हो जाएगा? देखिए मैनी आ, अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था मैनी का डिफरेंस और मैनी ए का डिफरेंस। तो मैंने कहा था मैनी का मतलब होता है अनेक, और मैनी ए का मतलब होता है अनेकों में से एक। तो मैनी के बाद सब कुछ प्लूरल में आता है, और मैनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर में आता है। क्यों? क्योंकि ये एक की बात करता है, ये अनेक की बात करता है। तो मैनी ए का मतलब सब कुछ सिंगुलर आना चाहिए। यस और नो? नहीं, मैंने तो कल कहा था कि कल क्लास होगी आपकी। मैसेज तो ऑलरेडी उनके पास चला गया होगा लाइव क्लास का। मैं अगर आज क्लास नहीं लेनी होती तो मैं आपको बिल्कुल बताता।
लाइव क्लास का तो मैसेज गया, और मैंने कल कहा था कि क्लास है, कल लूंगा क्लास। ठीक है, अब देखिए मैनी यहाँ पॉलिटिकल लीडर है, मैनी यहाँ पॉलिटिकल लीडर, तो मैनी यहाँ पॉलिटिकल लीडर का मतलब है कि सब कुछ सिंगुलर में होगा। तो सबसे पहले तो इसके बाद नाउन ही सिंगुलर आएगा। तो लीडर क्या है, देखिए नाउन है। लीडर क्या है, नाउन है। क्यों है नाउन, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। तो नाउन सिंगुलर में है, लीडर्स नहीं है, तो नाउन सिंगुलर में, ये तो ठीक है। वांट, अब आ गया वांट। अब आपको बताया वांट क्या है, प्लूरल वर्ब है। वांट में एस लगना चाहिए तब ये सिंगुलर होगी। तो मैनी पॉलिटिकल लीडर, वांट की जगह पे क्या होगा, वांट्स होगा। क्या होगा, वांट्स होगा, टू डू समथिंग फॉर हिज। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव देखिए सिंगुलर है, ये सही है। तो बस वांट में एस लगना था, किसकी वजह से, मैनी आ की वजह से। मैनी आ की वजह से क्या लगना था, सिर्फ आ लगना था। तो मैनी आ की वजह से सब कुछ सिंगुलर रहेगा, लीडर भी सिंगुलर है, हिज भी सिंगुलर है। बस वांट प्लूरल हो रहा था, वर्ब जो है वो प्लूरल हो रही थी, तो वांट को हटा के आपको लिखना पड़ेगा वांट्स। बिल्कुल बिल्कुल दिल मोहम्मद, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वांट्स। थर्ड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंसारी, दिल मोहम्मद अंसारी, मैं आपको बताऊं यहाँ पर देखिए 3 क्लोजेस है। थर्ड वाले सेंटेंस को आप बहुत आसानी से समझ में आएंगे अगर आप समझ पा रहे हैं। देखिए मैंने आपको क्लोज बताई थी कल क्या होती हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है। तो मैंने कहा था क्लोज वो होती है जिसका मीनिंग पूरा भी होता है, पूरा नहीं भी होता, और उसमें वर्ब और सब्जेक्ट 2 चीजें होती हैं, तो वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यदि आपको किसी सेंटेंस में ये पता करना है कि कितनी क्लोज है, तो उसमें दिए गए वर्ब को और सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कितने हैं। अब देखिए पहला तो ही है और वाज, यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। फिर आपने देखा फिर ही है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। वुड अटेन, ये वर्ब है। फिर आपने देखा ही सब्जेक्ट है, और डिवोटीज, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है, वर्ब आती है, ये वर्ब है। तो आपने देखा एक दो एक दो एक दो, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कितनी बार है, 3 बार है। तो 3 बार होने से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें 3 क्लोज है। अगर 3 बार सब्जेक्ट और 3 बार वर्ब आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ए नहीं होता तो फिर इसमें बहुत सारी गलती होती माय डियर। सबसे पहले तो ये ए हट गया, आपने कहा तो मैनी हो गया, तो मैनी पॉलिटिकल लीडर्स भी करना पड़ता, वॉन्ट ठीक हो जाता, और फिर इस हिज का देयर करना पड़ता, फिर सब कुछ प्लूरल करना पड़ता। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप अब खुद देखिए, सेकंड नंबर वाले में खुद देखिए। अब आपको यहाँ पर ए बी सी डी, इन 4 में से एक ऑप्शन टिक करके आना है अपनी कॉपी में, ए बी सी और डी। आप कह रहे हैं ए हटा दूं तो वॉन्ट ठीक हो जाएगा, तो फिर 2 जगह गलती हो गई। एक तो लीडर वाले पार्ट में गलती हो गई, इसमें एस लगाना पड़ेगा, और एक हिज वाले पार्ट में गलती हो गई। तो अब इन दोनों ऑप्शंस को कैसे चुनोगे, ए और सी 2 ऑप्शन अगर काले करके आओगे, तो ए और सी अगर 2 ऑप्शन काले करके आओगे, तो माय डियर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए जो एक गलती ठीक हो सकती है वो हमने करी। हमने क्या किया, हमने क्या किया माय डियर, हमने क्या किया, मैंने आ के अनुसार देखा, पॉलिटिकल लीडर भी ठीक है, हिज कंट्री भी ठीक है, क्योंकि दोनों सिंगुलर है। बस वर्ब प्लूरल थी, तो वर्ब को प्लूरल को वॉन्ट लगा के एस लगा के ठीक कर दिया। तो बस एक ही ऑप्शन में गलती रहेगी, बी में, उसे टिक करके आ जाओगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ आते हैं, मेरी ये बात समझिए, 3 क्लोज है इसमें, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब है। अब जब क्लोज है, 3 क्लोज है, तो डेफिनेटली उन्हें जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन होगी, क्योंकि आप कोई भी क्लोज बिना कंजंक्शन के नहीं जोड़ सकते। तो जब बिना कंजंक्शन के नहीं जोड़ सकते, तो आपने देखा इसमें कंजंक्शन है 2। एक तो दैट है, क्योंकि एक सेंटेंस इससे पहले है और एक सेंटेंस इसके बाद है। फिर है ही, इफ, इफ भी क्या है, कंजंक्शन है, एक सेंटेंस इसके बाद है और एक सेंटेंस इससे पहले है, ये वाला, ही वुड अटेन हिज गोल। आप कहेंगे सर ये बी ए बी सी डी क्यों नहीं लिखा हुआ, आप इसे मानिए तो ऑप्शन है आपके कि गलती कहाँ है। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा है, he was sure that he would attain his goal if he devotes himself to his task। अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था
यदि कोई भी दो क्लोज, कहीं भी कोई भी दो क्लोज इफ से, दैट से, वेदर से और किसी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से यदि जुड़ी हुई है, कल यही एक अकेला रूल मैंने आपको पढ़ाया, यदि इफ दैट वेदर और एंटी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से दो क्लोज जुड़ी हुई हैं और प्रिंसिपल क्लोज, यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है, यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में चली जाती है माय डियर? पास्ट में। डू यू रिमेम्बर दिस? और मैंने कहा था आपको पूरी ग्रामर एक तरफ होती है और ये रूल अकेला एक तरफ होता है। तो अगर कोई भी दो क्लोज इफ दैट वेदर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इनसे जुड़ी हुई है तो ये कहते हैं यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें बनेगी? पास्ट में बनेगी। अब आप जब ध्यान देंगे माय डियर तो आप पाएंगे कि दैट से पहले क्या लिखा हुआ? ही वाज श्योर, तो ये पास्ट में है। तो आपने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इसके बाद आ रही है वो भी पास्ट में होगी। तो आपने देखा वुड लिखा हुआ है और मैंने कल आपको बताया था कि विल का पास्ट क्या होता है? वुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। तो ये तो पास्ट में है, तो यहाँ तक कहानी ठीक है। अब आप आए इफ पे। अब आप देखो इफ से पहले क्या है, तो आपने देखा इफ से पहले वुड है, यानी कि ये पास्ट में है। तो ये कह रहे हैं इफ के बाद वाली क्लोज भी किस में होगी माय डियर? पास्ट में। आपने देखा है तो डिवोटीज, डिवोटीज लिखा हुआ है, तो डिवोटीज यानी कि डिवोट में एस लगा हुआ है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको पास्ट में बनाने के लिए इसकी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो डिवोट्स की जगह पे इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिवोटेड। इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिवोटेड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो डिवोट्स की जगह पे क्या हो जाएगा माय डियर? डिवोटेड। जस्ट बिकॉज उससे पहली जो प्रिंसिपल क्लोज है वो किस में है? पास्ट में है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में चली जाएगी माय डियर? पास्ट में चली जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है दिल मोहम्मद? Are you getting everything which I am explaining to you? थैंक यू। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है माय फादर इन लॉ, माय फादर इन लॉ आप बताएं ससुर होते हैं आपके, जिससे शादी होती है लड़की से या लड़के से, उसके फादर आपके क्या होते हैं? फादर इन लॉ। तो माय फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस। देखिए ये आपने अभी पढ़ा नहीं है इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि बेसिकली हम कहीं ना कहीं इसको प्रोनाउन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान रखें, ये जो हु है, जहाँ ये हु लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कल को विच भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। ठीक है, ये तीन वर्ड है, इन तीनों वर्ड में से कोई भी आ सकता है। हु, विच, दैट। एक और शब्द है होम। ठीक है, ये तीन शब्द आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा जहाँ हु लिखा हुआ है वहाँ विच आ सकता है, दैट आ सकता है, होम आ सकता है। इन तीनों चारों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इस हु, विच और दैट के बाद जो वर्ब आएगी, जैसे यहाँ पे लिव आ रखी है, वो हमेशा इससे पहले दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो भी यहाँ पर नाउन दिया हुआ है। बिल्कुल। तो हु लिव की जगह पे क्या हो जाएगा? लिव्स हो जाएगा। वेरी गुड दिल मोहम्मद, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये आंसर किया। तो माय फादर इन लॉ, दोबारा से मैं एक बार बता दूं कि हु लिखा हो, विच लिखा हो, दैट लिखा हो, होम लिखा हो, यदि उसके बाद जो वर्ब आ रही है, उस वर्ब को आपके लिए जो वो वर्ब आपको यूज करनी है वो इससे पहले दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग होती है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इन दोनों ही केसेस में, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उन दोनों केसेस में आपको यहाँ लिव की जगह क्या करना पड़ेगा? लीव्स करना पड़ेगा, यदि वो सिंगुलर है। होपफुली आप मेरी बात समझ गए। हु, विच और दैट, यानी कि इस हु से बाद जो वर्ब आएगी वो हु से पहले दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब हु की जगह विच भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। तो लिव की जगह क्या हो जाएगा? लिव्स।
क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कितने हैं, एक, तो एक के अकॉर्डिंग लीव्स हो जाएगा, और इस एक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे हैज आया है, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि हैज आने से कहीं ना कहीं हमें पता चला कि वर्ब कैसे है, वो सिंगुलर है। अब देखिए नीचे देखिए 5th नंबर, द पीरियड ऑफ 10 years हैव पास्ड एंड ही इज स्टिल विदाउट अ जॉब। 10 साल का एक पीरियड निकल गया है और वो अभी भी बिना किसी जॉब के है। तो आप देखिए माय डियर, आप मेरे डियर देखिए, अब मैंने आपको बताया था यदि प्लूरल नाउन है, यदि प्लूरल नाउन है उसे सिंगुलर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वर्ब कैसी यूज होगी माय डियर, सिंगुलर। वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। और यदि सिंगुलर नाउन है आप उसे प्लूरल बनाएंगे, तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। गॉट माय पॉइंट। आप देखेंगे, अब आप यहाँ पर, आपसे पूछ रहा हूँ दिल मोहम्मद, आप यहाँ पर 10 साल की बात कर रहे हैं या 10 साल के एक पीरियड की बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ 10 साल का एक पीरियड, मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ, 10 साल की बात ही नहीं कर रहा। अगर मैं द पीरियड ऑफ हटा दूं तब तो हैव ठीक है, लेकिन मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 10 साल के एक पीरियड की बात कर रहा हूँ। जैसे आपके स्कूल में भी एक पीरियड होता है, तो आप बोलते हो ना सेकंड पीरियड इंग्लिश का है, तो सेकंड पीरियड, लेकिन वो है तो 45 मिनट्स का। यदि मैं 45 मिनट्स की बात करूं तो सेंस आती है प्लूरल, लेकिन मैं बात करूं एक पीरियड 45 मिनट का, तो मैं एक पीरियड की बात करूं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब मैं पीरियड ऑफ 10 ईयर्स की बात कर रहा हूं तो पीरियड कितने हैं, एक। ये यहाँ ये भी कह सकता था 2 पीरियड्स ऑफ 10 ईयर्स, पीरियड्स दो भी हो सकते थे, 10 साल के दो पीरियड्स यानी कि 20 साल, तो ये हैव ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ मुझे पीरियड कितना दिख रहा है, सिर्फ एक, एक की वजह से ये हैव रॉन्ग है, इसकी जगह आपको हैज करना पड़ेगा। सिक्स तो देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था यदि कोई भी दो चीजें एंड से जुड़ी हों, यदि वो सेम मीनिंग देती हैं, कैसा मीनिंग देती हैं, सेम मीनिंग, तो वर्ब आता है सिंगुलर। यदि वो डिफरेंट मीनिंग देती हैं तो वर्ब आती है प्लूरल। ठीक है। अब आप देखिए, व्हाट द पुअर ईट, गरीब क्या खाते हैं, एंड हाउ दे सर्वाइव, और कैसे वो जिंदा रहते हैं। ये दोनों बातें किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से। अब देखिए, क्या पुअर खाते हैं और कैसे वो जिंदा रहते हैं, ये दोनों बातें खाने से रिलेटेड नहीं है, जिंदा रहने से रिलेटेड नहीं है। भाई वहां तो खाने की बात कर रहा है, यहाँ सर्वाइव की बात, यहाँ सर्वाइव की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर खाना खाना अलग बात है और सरवाइव करना अलग बात है। तो जब दोनों बात एंड से जुड़ी हुई हैं और दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग हैं, तो इसका मतलब वर्ब जो यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी। तो प्लूरल यूज करने के लिए वो कहते हैं इज नहीं आएगी, वो क्या कहते हैं कि आर आएगा। बताइए दिल मोहम्मद, अब आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का? चलिए थैंक यू। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे शायद इसी वजह से ना आए हों कि भाई आज क्लास की छुट्टी है, तो उनका नुकसान ज़्यादा ना हो, और हम बाद में क्लियर कर लेंगे इस क्वेश्चन को करके, फिर हम और आगे नहीं करेंगे। तो देखिए, देयर लिव एन ओल्ड मैन अलोंग विद हिज वाइफ इन अ स्मॉल हट। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ छोटी झोपड़ी में रहता था। अब आप देखिए यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को यूज किया है, देयर। अब मैंने आपको कहा था कि देयर जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है उसके बाद आने वाले नाउन पे। जैसे मैंने आपको बताया था, देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन, तो फैन एक है, इसके अकॉर्डिंग इज है। ऐसे ही वो कल को कह सकता है देयर आर टू फैंस, तो वो कह सकता है टू फैंस, देयर आर टू फैंस, तो टू फैंस की वजह से क्या हो गया था, आर हो गया था। देयर इज अ फैन एंड देयर आर टू फैंस, तो आर अपने इसके अकॉर्डिंग देखा हमने। तो अब देखिए,
यहाँ पर कौन रह रहा है? एन ओल्ड मैन। देयर लिव एन ओल्ड मैन, तो देयर के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद एक नाउन है एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन लिखा हुआ है माय डियर, और ये कितना है? एक सिंगुलर। ये क्या है? एक सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग ये जो लिव है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा लिव्स। तो देयर लिव्स एन ओल्ड मैन अलोंग विद हिज वाइफ इन अ स्मॉल हट। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। तो देयर लिव की जगह क्या हो जाएगा? लिव्स, क्योंकि वहां पर कौन रह रहा है? एक ओल्ड मैन। आप कहोगे सर उसकी वाइफ भी तो रह रही है। जब भी अलोंग विद से कुछ जुड़ता है तो सब कुछ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, और फर्स्ट सब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन। तो दिस इज देयर लिव्स एन ओल्ड मैन अलोंग विद हिज वाइफ इन अ स्मॉल हट। आगे देखिए, निशत हमारे साथ आ चुके हैं। निशत काफी लेट हो गई आपको आने में। 6th से 7th क्वेश्चंस। आप आज छुट्टी सोच रहे थे क्या? जी सर, ओके। चलिए, मेरे हिसाब से तो मैंने कल बताया था कि कल क्लास होगी, मैं आपका टेस्ट लूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं। वो अब रिकॉर्डिंग है, ये देख लीजिएगा आप ऊपर के 7-8 क्वेश्चंस की, क्योंकि जितना पढ़ने में मजा आता है उससे ज्यादा टेस्ट सोल्व करने में मजा आता है। अब देखिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। नन बट द लीडर्स। अब आप देखिए, मैंने आपको जब बताया था तो मैंने बताया था और, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, ये नियम बताया था। तो उसमें बताया था नन बट जब हो, और नॉट ओनली बट आल्सो जब हो, नीदर नोर इधर और हो, तो उसमें जब भी ये कॉम्बिनेशन से दो सब्जेक्ट जुड़े तो सब कुछ हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब कुछ किसके अनुसार आता है? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। नन बट द लीडर्स, नन बट द लीडर्स, जो लीडर्स है ये सेकंड सब्जेक्ट है, क्योंकि नन अपने आप में भी सब्जेक्ट होता है एक, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये सेकंड सब्जेक्ट है लीडर्स। तो लीडर्स कितने हैं? बहुत सारे। तो बहुत सारों की वजह से ऑफ आर कंट्री इज नहीं आएगा, वो कहते हैं आर आएगा। नन बट द लीडर्स ऑफ आर कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। आप में से जो भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं इस नोट्स को, ये स्काउर एजुकेशन सेंटर, ये मेरा इंस्टीट्यूट है। कैड एकेडमी भी हमारा इंस्टीट्यूट है। तो मैंने सिर्फ इसके ही जो नोट्स बने हुए हैं वही आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये भी हमारा ही इंस्टीट्यूट है, उसको मैंने कैड एकेडमी पे नहीं शेयर किया। तो आप ये ना सोचे कि ये कहीं से उठा के आपको ऐसे शेयर कर दिया है। ये खुद के बनाए हुए स्काउर एजुकेशन सेंटर के नोट्स हैं, जिनको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप ये ना सोचे कि ये कुछ भी कहाँ से शेयर हो रहा है। ये वो है जो हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को देते हैं, वही मैं आपको दे रहा हूँ एज इट इज। तो नन बट द लीडर्स ऑफ आर कंट्री, तो लीडर्स कितने दिखा रखे हैं भाई? बहुत सारे, प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं इज नहीं, यहाँ पर आर आना चाहिए, तो आर आएगा। कोई नहीं, लेकिन हमारे देश के नेता ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी इस स्थिति के लिए। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके लिए और कोई नहीं, हमारे देश के नेता ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखिए, इट आर द स्टेयर दैट गाइड द वंडरिंग शिप इन अ स्टॉर्मी नाइट। देखिए इसमें ये गलती है, ये गलती ही टाइपिंग की गलती है, ये मैं पहले सही कर दूं। ये है स्टार, स्टार है, इट इज द स्टार। अब देखिए, अभी आपने यहाँ देयर वाला चीज को अभी समझा आपने अच्छे से, देयर वाली चीज को आपने अभी यहाँ पे समझा। इसी के साथ मैंने आपको इट का भी बताया था कि जब देयर होता है तो उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वर्ब आती है, लेकिन इट की खासियत ये है कि इसके बाद हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, कभी प्लूरल नहीं आ सकती। तो इट इज द स्टार, क्या है? इट इज द स्टार, इट इज द स्टार दैट गाइड द वंडरिंग शिप इन द स्टॉर्मी नाइट। यही है वो सितारा जो कहीं ना कहीं तूफानी रात में जो शिप्स हैं उन्हें गाइड करता है कि उन्हें कहाँ जाना है। यही है वो सितारा जो गाइड करता है कि जो वंडरिंग शिप है, जो गुम गुम हो गया है शिप,
वो कहीं ना कहीं स्टॉर्मी नाइट में उसे गाइड करता है। यही वो स्टार है जो तूफानी रात में शिप को गाइड करता है, जो अपना रास्ता भटक चुका है। देखिए ये वेंडरिंग है, वेंडरिंग। एक तो होता है वंडर, आश्चर्यचकित होना। एक होता है वेंडर, इसका मतलब होता है अपनी राह भटक जाना, वेंडरिंग। अगर आप जैसे आप भी वेंडरिंग कर रहे हो, कभी यहाँ कोर्स में चले गए, कभी इस दोस्त के पास चले गए, कभी उस फ्रेंड के पास चले गए, तो आप ही ये क्या कर रहे हो, आप ये वेंडरिंग कर रहे हो, वेंडरिंग, इधर उधर भटकना बिना किसी उद्देश्य के। तो आपने सुना होगा कि जो स्टार होते हैं, जब लोगों के पास पहले कैंपस नहीं था, या वो उनका कैंपस काम करना बंद कर देता था, या वो ऐसी जगह चले जाते थे जहां पर उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो वो कहते हैं कि जब हमें ये पता नहीं होता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कहीं ना कहीं वो सितारों की मदद से अपना रास्ता बनाते थे। तो वो बोलते हैं इट इज द स्टार, ये तारा है जो तूफानी रात में गाइड करता है भटके हुए शिप्स को, क्योंकि तारा तो अपनी जगह पर ही रहेगा, तो वो भटके हुए शिप को तारा ही गाइड करता था। तो माय डियर, इट के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो इट इज, नोआ। ठीक है। शी डिसअपीयर्ड लास्ट मंथ, वो पिछले महीने गायब हो गई, एंड फाउंड डेड नियर अ वेल लास्ट नाइट, और वो मृत पाई गई, और वो मृत पाई गई कुएं के पास पिछली रात को। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, निशात दिल मोहम्मद, बहुत बढ़िया सेंटेंस। शी डिसअपीयर्ड लास्ट मंथ, वो पिछले महीने गायब हो गई, एंड फाउंड। अब देखिए एंड फाउंड, जैसे मैं कहूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप लोग समझिए। आई फाउंड आ की, मुझे एक चाबी पाई, या मैंने एक चाबी को पाया। क्या ये बात सही है? आई फाउंड अ की का मतलब है मैंने एक चाबी को पाया। दिल मोहम्मद, निशत फातिमा, क्या ये इसका हिंदी सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ? मैंने एक चाबी को पाया, आई फाउंड आ की। बताइए। मैंने लिखा आई फाउंड अ की, इसका मतलब है कि मैंने एक चाबी को पाया। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये सही है इसका मीनिंग, आई फाउंड अ की, मैंने एक चाबी को पाया? यस और नो बताइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है, सिंपल सा सेंटेंस तो है। आई फाउंड अ की, नहीं, क्या होना चाहिए फिर? आई फाउंड अ की का मतलब क्या है? मैंने एक चाबी को पाया। तो क्या ये सही नहीं है निशत? आई फाउंड अ की। नो। चलिए मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आई फाउंड अ की का मतलब है मैंने चाबी को पाया, मैंने एक चाबी को पाया। आई फाउंड अ की इसका मतलब है मैंने एक चाबी को पाया, मैंने एक चाबी को पाया, यानी कि पाने वाला व्यक्ति कौन है? मैं। अब मैं कह रहा हूँ सी फाउंड अ की, सी फाउंड अ की, सी फाउंड, सॉरी ऐसे लगेगा, सी फाउंड सकी, इसका मतलब उसने एक चाबी को पाया। ठीक है, इसका मतलब पा कौन रहा है चाबी को? सी पा रही है। अब इस सेंटेंस में देखिए, फाउंड डेड, जब एंड से कोई दो वर्ब जुड़ रही हैं, जैसे डिसअपीयर्ड और फाउंड, तो इसका मतलब ये जो एंड से फाउंड जुड़ा है, इसका फाउंड का सब्जेक्ट भी कौन है? सी। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं, अगर मैं कह रहा हूं, मैंने कहा सी प्ले एंड ईट, इस तरीके से समझिए, वो खेलती है और खाती है। शी प्लेज एंड ईट्स, वो खेलती है और खाती है। तो आप देखेंगे एंड से ही वर्ब जुड़ रही है, प्ले भी और ईट भी। तो इस ईट का सब्जेक्ट भी कौन होता है? सी होता है। कौन खेल रहा है? सी प्लेज एंड सी ईट्स, इसका मतलब है ये, सी प्ले एंड सी ईट्स। लेकिन सब्जेक्ट के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने एंड लगा दिया, तो ईट्स का सब्जेक्ट भी कौन हो गया? सी। सेम ऐसे ही फाउंड एक वर्ब है, एंड लगा हुआ है, डिसअपीयर्ड लास्ट मंथ, उसके बाद एंड लगा के वर्ब जोड़ा, तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट भी कौन है? सी है। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। इसका सब्जेक्ट भी क्या है? सी है। तो अब मैं एंड से आगे का सेंटेंस यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, तो क्या है? सी फाउंड डेड।
ठीक है, सी फाउंड डेड। देखिए आप कहोगे सी के साथ सर ऐसा लगना चाहिए, फाउंड्स आना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन आप देखेंगे फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए नहीं लगेगा। फाउंड नहीं है, फाइंड है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। सेकंड फॉर्म क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। डिसअपीयर्ड लास्ट मंथ, पिछले महीने गायब हो गए। अब सी फाउंड डेड, सी फाउंड डेड। अब आप मुझे बताइए, एक तो आंसर मैंने लिखा सी फाउंड आ की, इसका मतलब है उसने एक चाबी को पाया था। और सी फाउंड डेड, उसने एक मृत को पाया था। दोनों बातों का तो सेम मतलब निकलेगा। बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं, आप एकदम समझ जाएंगे अगर मेरी बात समझ आ रही है। इस सी फाउंड की का मतलब है, सी फाउंड की का मतलब है उसने एक चाबी को पाया था। सी फाउंड डेड, सी फाउंड डेड, उसने मृत को पाया था। मीनिंग दोनों का सेम ही आएगा भाई। सी फाउंड की, सी फाउंड डेड। यहाँ पे तो मतलब है उसने एक की को पाया था, और यहाँ पे मतलब उसने डेड को पाया था। दोनों का सेम मतलब है, यस और नो। उसने एक चाबी को पाया था, उसने एक मृत को पाया था। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ये यस है, ये नो है? निशरत आप बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इधर यू आर नॉट लिसनिंग टू मी और यू आर नॉट रिप्लाइंग। तो माय डियर, अब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, वो पिछले महीने गायब हो गई थी। तो अब आप मुझे बताइए, वो पिछले महीने गायब हो गई, यहाँ तक का मीनिंग तो ये हो गया। एंड फाउंड डेड, और उसने मृत पाया, नियर अ वॉल लास्ट नाइट। उसने किसी को मृत पाया या उसे मृत पाया गया कुएं के पास? मुझे ये बात बताइए, क्या मीनिंग आ रहा है? वो पिछले महीने गायब हो गई थी और उसने मृत पाया, उसने मृत पाया नियर अ वेल लास्ट नाइट, कुएं के पास उसने मृत पाया या उसको मृत पाया गया? अब आप मुझे बताइए, ये जो सी है, ये सी ने कुछ लोगों को मृत पाया या सी को ही मृत पाया गया? उसने पाया। अगर उसने पाया तो माय डियर बताओ, जब वो मर गई लास्ट, जब वो मर गई तो वो कैसे पाएगी? सी फाउंड डेड, क्या डेड, क्या उसने पाया डेड? अगर उसने पाया तो उसने क्या डेड पाया? एंड फाउंड डेड कहना ये चाहते हैं वो पिछले महीने गायब हो गई और वह मृत पाई गई कुएं के पास पिछली रात को। वो पिछले महीने गायब हुई और पिछले महीने कुएं के पास मृत पाई गई, यानी कि इस सी ने कुछ नहीं पाया, इस सी को ही मृत पाया गया है। इस सी को मृत पाया गया है, और सी को जब मृत पाया गया है तो वो किसी के द्वारा पाया गया है। और जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो वो पैसिव में बनता है माय डियर। और पैसिव में बनने की वजह से ये कहते हैं एंड फाउंड नहीं, एंड वॉज फाउंड आएगा। वॉज फाउंड, एंड वॉज फाउंड डेड, एंड वॉज फाउंड डेड। एंड इसका मतलब हो जाएगा सी वॉज फाउंड डेड, उसको मृत पाया गया। उसने किसी को नहीं पाया, उसने किसी को नहीं पाया, उसको पाया गया, सी को पाया गया, क्योंकि गायब कौन हुई है? सी। और मृत किसे पाया गया है? सी को। अगर वो पिछले महीने गायब हो गई तो उसने कुछ नहीं पाया, उसको मृत पाया गया। तो जब उसको मृत पाया गया तो ये कहते हैं सी वॉज फाउंड डेड। पैसिव सेंटेंस बने। जैसे शी बीट मी, तो इसका मतलब है उसने मुझे पीटा। शी वॉज बीटन, अगर मैं लिखूं शी वॉज बीटन तो इसका मतलब है उसको पीटा गया। तो सी वॉज फाउंड डेड, उसने मृत नहीं पाया, उसको मृत पाया गया, उसको मृत पाया गया। तो उसको मृत पाया गया, तो माय डियर सी वॉज फाउंड डेड आना चाहिए। तो फाउंड से पहले आपको वॉज लगाना पड़ेगा, तब इस सेंटेंस की सेंस करेक्ट होगी। शी डिसअपीयर्ड लास्ट मंथ एंड वॉज फाउंड डेड नियर अ वेल लास्ट नाइट। वो पिछले महीने गायब हो गई और उसको मृत पाया गया कुएं के पास कल रात। तो माय डियर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में।
मैंने जितना हो सकता था आपको सब समझाया, पढ़ाया, और जो भी कुछ आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड आपके पेपर में ही वो क्वेश्चन दिए हैं। आप कहीं भी किसी भी बुक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, आसानी से आप उसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं दिल मोहम्मद तो बता सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप मुझे बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वो अच्छा लगेगा मुझे यदि आप कोई क्वेश्चंस के आंसर देंगे 11th के 12th के। चलिए, कल सॉल्व करेंगे से 20 तक, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कहीं से सर्च करके देखिएगा क्या बोलते हैं, कोई गूगल गूगल करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा जब आप इनको पता लगेगा कि क्या होता है, क्या कहते हैं। सिनोनिम से इनको सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी वोकेबलरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है सर, आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। थैंक यू सो मच।